नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो देश का संविधान फिर से खतरे में पड़ गया, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जो जमानत मिल गई थी, आनन फानन में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो रात 8 बजे उनको रेगुलर बेल दे दी थी, उस पर जैसे ही शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद से सब कुछ खतरे में पड़ गया। अचानक से तानाशाही देश में बढ़ गई, ये डायलॉग भी बोले जाने लगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कहना है कि देश में तानाशाही बढ़ गई है और अरविंद केजरीवाल को तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हो। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान भी कहा था कि उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो आतंकवादी हो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में जब मुलाकात की थी, तब उन्होंने भी मुलाकात करने के बाद ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे रखा जा रहा है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जब ईडी ने गुहार लगाई थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जो फैसला सुनाया है वो सरासर गलत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं है, इसलिए उनको जमानत देनी चाहिए। तो ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि एक तो उनका पक्ष नहीं सुना गया, आनन फानन में फैसला सुनाया गया, और दूसरे उनके सबूतों को भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने सारे सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु के सामने रखे थे, लेकिन उन्होंने ईडी के सबूतों को देखा तक नहीं। उनका तो ये कहना था कि इतने सारे दस्तावेजों को कौन पढ़ेगा, वो तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर उतारू थी। और ईडी ने 48 घंटे का समय राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगा था, वो समय भी उनको नहीं दिया गया। सवाल तो यही उठ रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए जस्टिस न्याय बिंदु को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी मारामारी क्यों मची हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को रात 8 बजे जमानत दे दी गई, वो भी उस जांच एजेंसी का पक्ष सुने बिना जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसी जांच एजेंसी की बात नहीं सुनी अदालत ने। और ईडी की गुहार के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जैसे ही स्टे लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को अभी रिहा नहीं किया जा सकता है, उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना था कि अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का कॉपी भी नहीं मिला था, अभी तो उनका फैसला अपलोड भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही ईडी की टीम कैसे पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट, किस आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। क्या संजय सिंह को नहीं पता कि ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। जो बातें अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस न्याय बिंदु की तरफ से कही गई थी, उन्हीं बातों को आधार बनाकर, उन्हीं दलीलों को आधार बनाकर ईडी की टीम दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी। क्या ये बातें संजय सिंह को नहीं पता? फैसले की कॉपी का इंतजार करने की क्या जरूरत थी जब ईडी का पक्ष ही नहीं सुना गया? सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई, वो भी वेकेशन बेंच की तरफ से, क्योंकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज है कावेरी बावेजा, वो आजकल छुट्टियों पर है, इसीलिए वहां पर रोटेशन में जो जज रहते हैं वो इस मामले को सुन रहे थे। पहले इस मामले को जस्टिस मुकेश कुमार ने भी सुना था, अब नंबर आया था जस्टिस न्याय बिंदु का, और उन्होंने आते ही ईडी की सारी दलीलों को, तथ्यों को, सबूतों को नजरअंदाज करते हुए सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उन्होंने वो सारे दस्तावेजों की फाइल को खोलने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि उनका कहना था किसके पास समय है इनको पढ़ने का। अब जज ही ये सारे तथ्य नहीं देखेंगे, सारे तथ्यों को नहीं पढ़ेंगे और जल्दबाजी में फैसला सुना देंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को पिछले 2 साल से खंगाल रही है, और ऐसे मामलों को खंगालना आसान नहीं होता है जहां पर सारा पैसा खर्च कर दिया गया हो। आम आदमी पार्टी ने भी तो यही किया है। पैसा कोई अरविंद केजरीवाल के खाते में थोड़ा ही पड़ा है, या सिसोदिया के खाते में, या के कविता के खाते में, या आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खाते में पैसा थोड़ा ही रखा हुआ है। रिश्वत का सारा पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में, गुजरात में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में खर्च किया गया है।
कैसे कैसे खर्च किया गया है, उसके कड़ियां ही तो जोड़ने में लगी हुई है ईडी की टीम। और विनोद चौहान, जिसे मई महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके फोन से तो कई सारे तथ्य, कई सारी तस्वीरें, कई सारे डिजिटल एविडेंस ईडी को मिले हैं। वो जो पैसा ट्रांसफर किया गया था हवाला ऑपरेटर्स के जरिए गोवा में चुनाव के लिए, उसकी तस्वीरें भी विनोद चौहान के फोन से ईडी को मिली हैं। वो तस्वीरें भी ईडी ने कोर्ट में रखी थी, लेकिन उन तथ्यों की तरफ जस्टिस न्याय बिंदु ने देखा तक नहीं, उनका संज्ञान ही नहीं लिया। तो जब अगर जज ही इन फाइलों को नहीं खोलेंगे, इन तथ्यों को नहीं देखेंगे, तो ईडी की टीम कहां गुहार लगाएगी? ईडी के वकील कहां जाएंगे? इसीलिए शुक्रवार सुबह ईडी की टीम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी और दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग सीएम है, उनको अगर इस मकाम पर जमानत दी जाती है तो जांच पड़ताल पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अभी तक उन्होंने अपने आईफोन का पासवर्ड ईडी की टीम को नहीं दिया है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ ईडी से छिपा रहे हैं। 2021-22 में जब नई आबकारी पॉलिसी बनी थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जिस आईफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो फोन कहां है अरविंद केजरीवाल को खुद नहीं पता है। यानी कि उस फोन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने आईफोन को क्या कोई डिस्ट्रॉय करता है? आईफोन कहां चला गया? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को याद ही ना हो? अरविंद केजरीवाल तो खुद को आम आदमी मानते हैं। एक आम आदमी अगर आईफोन इस्तेमाल करता है तो क्या उसका आईफोन ऐसे ही गुम हो सकता है? उसको पता भी नहीं कि वो आईफोन कहां चला गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने नई आबकारी पॉलिसी बनाने के दौरान जिस आईफोन से सब लोगों से बात की, चैट की, उसके डिजिटल एविडेंस को मिटाने के लिए उस फोन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर अरविंद केजरीवाल को किसी बात से डर नहीं लग रहा है और वो ये कहते हैं कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो फिर अरविंद केजरीवाल को अपने आईफोन का पासवर्ड ईडी को देने में दिक्कत क्या है? क्यों डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आपको याद होगा जब वो ईडी की कस्टडी में थे, तब उन्होंने ये कहा था कि उनके आईफोन में तो चुनावों को लेकर जो सारी रणनीति है आम आदमी पार्टी की, उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर वो पासवर्ड दे देंगे ईडी को तो उसका खुलासा हो जाएगा। तब उन्होंने ये बहाना बनाया था। लेकिन अब तो चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ है सबके सामने है। तो अब अरविंद केजरीवाल को ईडी को अपने फोन का पासवर्ड देने में दिक्कत क्या है? अब क्यों वो नहीं दे रहे हैं पासवर्ड? यानी कि साफ है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से कोई ना कोई जानकारी छिपाना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसे एविडेंस उनके मोबाइल फोन पर है जिनका खुलासा वो नहीं चाहते। ये बात ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी कही और ये भी कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का सरासर गलत है। और ये स्टेटमेंट भी राउज एवेन्यू कोर्ट की गलत है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, जबकि ईडी के पास सारे सबूत हैं, लेकिन अदालत ने उन सबूतों को देखने की कोशिश ही नहीं की। ऐसे में ऐसा लगता है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच में जस्टिस न्याय बिंदु है, वो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जमानत देना चाहती थी। वो ईडी की तथ्यों को देखना ही नहीं चाहती थी, उनकी फाइल खोलना ही नहीं चाहती थी। ये बात खुद ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कही है। और अब जब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लग गया है तो आम आदमी पार्टी का बौखलाना लाजमी है, उनका परेशान होना लाजमी है। जस्टिस सुधीर कुमार की बेंच ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अरविंद केजरीवाल के लिए ऑनलाइन अदालत से जुड़े थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी दलीलें रखी। और ईडी के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सारी दलीलें रखी। और फिर 5 घंटे तक ये बहस चली। उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और ये कहा कि वो आने वाले 3-4 दिन में इस बारे में अपना फैसला सुनाएंगे। वैसे अदालतों की छुट्टियां भी अगले 2-4 दिन में खत्म हो रही हैं। उसके बाद रेगुलर बेंच अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई कर सकती है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और दिल्ली हाई कोर्ट में भी। राउज एवेन्यू कोर्ट में तो स्पेशल जज कावेरी बवेजा ही शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही हैं। वो आजकल छुट्टी पर है। जब वो वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी तो हो सकता है ये मामला फिर से उनकी अदालत में जाए,
क्योंकि उनको तो इस मामले के सारे पहलू पता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका तो शुक्रवार को लग गया। कहां तो गुरुवार से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बड़ी आतिशबाजी हो रही थी, शीश महल को भी सजाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल वापस आने वाले हैं। और फिर गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी ये कहकर गए थे 2 जून को, जब वो सरेंडर करने के लिए जा रहे थे तिहाड़ जेल में, कि वो देश को तानाशाह से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपी हैं, इसलिए उनको सरेंडर करना पड़ा था तिहाड़ जेल में। देश को तानाशाह से बचाने के लिए वो जेल नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी वो देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे थे। तो नतीजा उन्होंने देख ही लिया। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को ठेंगा दिखा दिया। अब अगर उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ये डायलॉग बोल रही है कि देश में तानाशाही बहुत बढ़ रही है, तो उनके इस डायलॉग की कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में। यही डायलॉग तो चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हर रोड शो में कहा, हर रैली में कहा, लेकिन हुआ क्या? देश की जनता को पता है कि तानाशाह है कौन। अब दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल के झांसे में आने वाली नहीं है। पंजाब की जनता ने भी अरविंद केजरीवाल को सिर्फ ले देकर 3 सीटें दी। अरविंद केजरीवाल तो 13 की 13 सीटें जीतने का सपना देख रहे थे, और दिल्ली में उनको लग रहा था कि 4 सीटें तो उनको मिली जाएंगी जहां पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं, और 3 सीटें शायद इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस जीत ले। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे। लेकिन क्या हुआ? दिल्ली की जनता को पता है कि तानाशाह कौन है। अपनी सहूलियत के हिसाब से अरविंद केजरीवाल के लिए लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, संविधान खतरे में पड़ जाता है, ये डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं। जब अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाती है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के जमानत वाले फैसले पर रोक लगाई, वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए फिर से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया, और तानाशाह की याद सुनीता केजरीवाल को भी आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई, कि कविता को महिला होने के बावजूद जमानत नहीं मिल पाई, तो केजरीवाल को जमानत कैसे मिल सकती है? क्योंकि केजरीवाल का नाम तो के कविता ने भी लिया है। के कविता ने तो कहा था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी उन्होंने सिसोदिया और केजरीवाल को, और ईडी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके सबूत उनके पास है। तो जब सबूत ईडी के पास है, तो राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच ने वो सबूत क्यों नहीं देखे? अब उन्हीं सबूतों को वो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रख रहे हैं। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट से तो अरविंद केजरीवाल को एक बार नहीं 3-3 बार झटका लग चुका है। 20 मार्च को झटका लगा था, 21 मार्च को झटका लगा था, और 23 मार्च को जब उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, तब भी उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने क्या कहा था अरविंद केजरीवाल को लेकर? यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम होने के नाते भी है, आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी है, और ये जो ड्रामा किया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये सरासर बेबुनियाद बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पता था, जब उनको पहला सम्मन ईडी ने दिया था कि मार्च महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा ही होगा, देश की पूरी जनता को पता था। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन का जवाब पहले क्यों नहीं दिया? क्यों हालात को यहां तक पहुंचने दिया गया? तो अरविंद केजरीवाल के इस पैंतरे पर भी तीखी टिप्पणी की थी दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने। और अब यह मामला फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में है। अभी तो वेकेशन बेंच ने सुनवाई की है, लेकिन इस मामले पर सुनवाई रेगुलर बेंच भी करेगा। हो सकता है 2-4 दिन के बाद, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो अपना फैसला सुनाएंगे, रेगुलर बेंच के सामने सुनवाई होने के बाद ही ये मामला सामने आए। रेगुलर बेंच जब अपना काम करना शुरू करेगी, हो सकता है उसके बाद ही ये फैसला सुनाया जाए। तो पेच फंस गया है। आम आदमी पार्टी को प्रोपेगेंडा करने की आदत है। आम आदमी पार्टी ने रोना धोना शुरू कर दिया है कि देखिए ईडी कैसे पहुंच गई, किस आधार पर पहुंच गई दिल्ली हाईकोर्ट, जबकि अभी तो फैसला अपलोड भी नहीं हुआ था राउज एवेन्यू कोर्ट का। लेकिन जो चीज उनके एजेंडे में फिट बैठती है,
वो उसी तरीके से अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं। अब आप देखिए दूसरी तरफ एक और ड्रामा चल रहा है। आतिशी सिंह दिल्ली की नंबर 2 मंत्री, दिल्ली की जल मंत्री, दिल्ली की वित्त मंत्री, वो धरने पर बैठ गई हैं, सत्याग्रह कर रही हैं। किसके खिलाफ कर रही हैं सत्याग्रह? दिल्ली में तो उनकी अपनी सरकार है, जल मंत्री भी दिल्ली की वही है, तो किसके खिलाफ सत्याग्रह कर रही हैं? सारा कामधाम छोड़कर वो सत्याग्रह पर बैठ गई हैं। कहां तो उनको दिल्ली में घूम घूम कर ही देखना चाहिए कि कहां पर पानी की लीकेज हो रही है, कहां पर पाइप फटी हुई है, कहां पर पानी बर्बाद हो रहा है। यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, तो गोलमोल जवाब दे दिया गया था। उल्टा ये आरोप लगा दिया था आतिशी सिंह ने कि आने वाले 15 दिनों में दिल्ली में कई जगहों पर पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, एक साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। दिल्ली पुलिस को सारा कामधाम छोड़कर पाइपलाइन की रखवाली करनी चाहिए, ये कहा था आतिशी सिंह ने। एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को। तो अब पूछा जाना चाहिए उनसे कि वो तो सत्याग्रह पर बैठ गई हैं, बताएं कि कहां कहां पाइपलाइन तोड़ी गई है, किसने तोड़ी है और उनको ये खबर कहां से मिली। तो प्रोपेगेंडा करना, एजेंडा चलाना आम आदमी पार्टी की फितरत में है। एक सीएम है जो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, बाहर कब आएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और यहां तक राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा गया था कि वो दिल्ली के सिटिंग सीएम है, इसलिए उनको जमानत मिल जानी चाहिए। इस पॉइंट को भी ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रखा है कि जिस सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, जिसके खिलाफ जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हो, क्या उसको इस आधार पर जमानत मिल सकती है कि वो किसी राज्य का सीएम है? तो सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे कब? आतिशी सिंह को सत्याग्रह पर बैठने की बजाय अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करके यह तय करना चाहिए कि अगला सीएम कौन होगा, आतिशी सिंह होंगी या सुनीता केजरीवाल। कम से कम नाम तो सामने आना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो लंबे नप गए हैं, उनका मामला खटाई में पड़ गया है। हालांकि ईडी ने यह भी कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की जज महोदया ने सुनाया उसमें पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस सेक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। वो सेक्शन कहता है कि जांच एजेंसी के पक्ष को सुनना भी जरूरी है किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले, लेकिन उसकी तरफ भी राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच ने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 2-4 दिन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए जो फैसला आता है उसमें कोई राहत मिलती है उनको या उनकी आफत बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।